शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल मुखर्जी नगर के हमने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। जब भी मुखर्जी नगर में कुछ नया होता है या फिर कुछ नया आता है हम आपको ज़रूर बताते हैं। लेकिन ये जो जगह है ये भी जानी पहचानी है क्योंकि यहाँ आप देखते रहते हो, मैं आता रहता हूँ। और कुछ दिन पहले यहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उनका प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये जो प्रोटेस्ट है केवल यूपीएससी एस्पिरेंट का नहीं है, जो दूसरे छात्र हैं बैंकिंग के हों, एसएससी के हों, कोई भी छात्र हो, सबका आंदोलन ये बनता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं आज भूख हड़ताल पर यहाँ पे बत्रा सिनेमा के बिल्कुल सामने बैठ चुके हैं। इनसे ही बात करेंगे आखिर ऐसा रास्ता ये क्यों अपना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, मुखर्जी नगर में भी किया, नेहरू विहार में भी किया। जंतर मंतर पर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, हमने वो सारा कवर किया था। लेकिन क्या अब जो देश के छात्र हैं उन्हें ओनली प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे और कोई इनके पास में काम नहीं बचा है? आखिर सरकार इनकी कब सुनेगी? क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ ये ओनली प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, इनकी आखिर कोई क्यों नहीं सुन रहा है? क्या अब ये लोग अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के केवल यही करें? अब देश में यही देखा जा रहा है, हर जगह प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई भी दिन शायद खाली जाता होगा जिस दिन देश में प्रोटेस्ट ना होते हो। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे दो साथी हैं जो भूख हड़ताल पे आज ही यहाँ पे बैठे हैं, इनसे ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने पहले बहुत प्रोटेस्ट किया है, आखिर आप प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है शायद। आज आपने ये रास्ता क्यों अपनाया कि आप यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठ गए? सर मेरा नाम हकीम है, मैं गुजरात से आ रहा हूँ। हमने अभी तक कम से कम 15 के करीब प्रोटेस्ट कर चुके हैं। हमने न जाने कितने एमपी से मिल चुके हैं, एमएलए से मिल चुके हैं। हमारी बात पूरी तरीके से हमने रखने की कोशिश करी है, सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता अपनाया, लेकिन हमें अभी तक किसी भी तरीके की रिलीफ नहीं मिल रही। हमारा ये जो आंदोलन है वो भूख हड़ताल वाला आंदोलन है, और ये जो आंदोलन है वो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, आर्मी, रेलवे, आरआरबी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सभी लोगों को ये कवर करेगा। और इसके अंदर हमारी ये डिमांड है कि सभी भर्ती प्रक्रियाओं में 2 वर्ष की छूट मिले, सभी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता हो, सभी भर्ती प्रक्रिया के अंदर हर इंसान को 2 बार एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिले, और जो भी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो रेगुलर हो। यही हमारी डिमांड है। और इसके लिए हम जो अनशन पर बैठे हैं, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो तब तक रहेंगे जब तक हमारी नहीं सुनी जाती। तब तक आप यहीं बैठे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, रात हो, आंधी आई, तूफान आई, बारिश आई, कुछ भी आई, 24/7 तो हम बैठ ही चुके हैं सर। अभी रात हो चुकी है, हम सुबह से भूखे हैं, प्यासे हैं, हम भूख हड़ताल पर बैठे, तब तक बैठेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती। दोस्तों रात में हम भी इनके साथ ही यहीं रहेंगे, आपको दिखाएंगे कब तक ये बैठे हैं। आप बताइए, आप भी इनके साथ भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ पे हैं, और आखिर ये रास्ता आप लोग क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट देश में चल ही रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। खास कर मेरा नाम नितेश चतुर्वेदी है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। तो हंगर स्ट्राइक के अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, जो हम लोग इतना 1.5 साल से कर ही चुके हैं, कोई रिजल्ट अभी तक नहीं निकला, तो हंगर स्ट्राइक ही हम लोग करना पड़ा। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। चाहते क्या हैं आप लोग? क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो चुका है, जो आप लोग चाहते हैं कई बार बता चुके हैं, जी। चिल्ला के बता चुके हैं, जा के बता चुके हैं जंतर मंतर पे, कभी मुखर्जी नगर, कभी नेहरू विहार, लेकिन ये लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं? वो तो वही जाने। बाकी जो हम लोग की डिमांड है, कई स्टेट गवर्नमेंट्स, 7 या 8 स्टेट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन 2 साल का और 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं। हमारा कहना ये है, या तो अगर वो दे रहे तो वो सही है, आप गलत हो, या अगर वो दे रहे हैं वो गलत है, या फिर आप सही है। कहीं ना कहीं तो बीजेपी की गवर्नमेंट में ही एज रिलैक्सेशन दिया गया है 2 साल का। अगर ये लोग नहीं मानने हैं तो आप लोग दूसरे क्षेत्र में जाके तैयारी क्यों नहीं कर लेते? आपका समय खराब हो रहा है। नहीं, तो वो तो हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजन है ना, तो हमारा 2 साल अगर नुकसान हुआ है तो वो तो मिलना चाहिए, न्याय संगत है। आप मतलब ये लेके ही रहेंगे? बिल्कुल हम लेके रहेंगे, हम लेके रहे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। कोविड के अंदर सभी लोगों को राहत मिली है, हमें क्यों नहीं मिल रही? हमें क्यों नहीं मिला? जब कोविड के अंदर हमारे परिवार से लोग कोविड के अंदर थे, हमें गाइडलाइंस में रोक रखा था, हमारी सारी स्टडीज हमारी स्टक हो गई थी, तब सरकार ने हमें क्यों नहीं किसी भी प्रकार की रिलीफ सब सेक्टर को अंदर दी थी। हम स्टूडेंट ही एक ऐसा सेक्टर रहा कि जिसको भी नुकसान हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने उनका सुनी नहीं, इसलिए हमें मिलना ही चाहिए, हमारा अधिकार है। आपका नाम क्या है? शायद मैं आपको पहले भी मिल चुका हूँ प्रोटेस्ट में, आज फिर मुझे आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आखिर क्या वजह है? और उस दिन भी आप मिले थे जंतर मंतर में, जब से कुछ हुआ या नहीं हुआ? मुझे लगता है नहीं हुआ, इसलिए आज आप फिर यहाँ आए।
मेरा नाम कुलदीप है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। और मैं पिछली प्रोटेस्ट में भी यहाँ मुखर्जी नगर में शामिल हुआ था और जंतर मंतर पर और अलग अलग विभिन्न प्लेसों पर हम लगातार पिछले 1.5-2 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मतलब ये जो हम जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि हम जैसे 2 साल का अटैम्प्ट चाहिए सरकार से भीख मांग रहे हैं या कुछ भी है। ये हमारा एक राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है और जस्टिस के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। क्योंकि उस समय कोरोना के समय पर कई सारी, कोरोना तो था ही था जो शताब्दियों में एक प्रकार की मतलब महामारी आती है, पीएम साहब ने कुछ मतलब खुद ही कहा है, लेकिन उस समय और भी कई सारे इशूज़ थे। एक तो ये था कि जो डॉक्टर्स लोग थे उन लोगों को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, लगभग 24 घंटे आपने देखा होगा डॉक्टर्स पीपीटी किट में जो है कई दिन तक बेचारे उसमें रहे। और फिर चाइना का क्लेश उस समय चल रहा था, तो हमारे जो आर्मी पर्सनल हैं, जो भाई लोग हैं जो तैयारी करते हैं यूपीएससी की, उन लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाई, वो अपना अटैम्प्ट नहीं दे पाए। पुलिस पर्सनल हैं, 24 घंटे उन्होंने भी जॉब किया। और फिर जो स्टूडेंट वर्ग है, ये एक मतलब वर्ग ऐसा है कि इसे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिला किसी प्रकार का। अब ये आप बताइए कि जो व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हो गया या उसके परिवार में कोई कोरोना से पीड़ित है और वो क्वारंटाइन है, अगर वो रूल्स को देखो, लॉजिकली सोचो ये कि अगर वो बाहर जाता है एग्ज़ाम देने के लिए तो रूल्स को तो मतलब जो महामारी एक्ट लगा हुआ था उसका वायलेशन होता तो सरकार उसे पे वैसे मतलब किसी प्रकार का दंड लगाती, तो वह व्यक्ति तो अटैम्प्ट दे ही नहीं पाया। या जो कोरोना से पीड़ित हो गया और उसका लास्ट अटैम्प्ट था या उसकी एज चली गई, तो उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। और यूपीएससी ने जो है उसमें मतलब एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया, तो ये जो सोशल इशू रहे ये सारे, तो वो काउंट ही नहीं किया गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट ने बस एक छात्रों को रोड पे छोड़ दिया। भाई आप ये बताइए मोदी जी कि उन छात्रों ने जब आपने कहा हमसे ताली बजाओ, हमने ताली बजाई, जब आपने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई, और जब पूरा देश जो है आप पूरे देश से समर्थन मांग रहे थे, तो स्टूडेंट वर्ग स्वयं सेवक बनकर कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आ गया। लेकिन जब आज स्टूडेंट वर्ग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तो आज आप उसके साथ क्यों नहीं न्याय कर पा रहे हो? और ऐसा नहीं है कि जो भारत का संविधान है वो सबको अधिकार देता, समानता तो यहाँ है ही नहीं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है वो समानता के साथ समता का भी अधिकार देता है। और समता ये कहती है कि सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। तो ये जो कह रहा है ये सरकार की पॉलिसी मैटर है, भाई पॉलिसी जब सकारात्मक भेदभाव होगा तो वो तो किया जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट पर उसमें काफ़ी पीड़ित रहा। तो सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। और ये जो प्रोटेस्ट है, हम गांधी के देश के लोग हैं, ये भारत गांधी के देश है, और इसमें गांधी जी ने हमें रास्ता बताया शांतिपूर्वक अपनी बात को रखने का। और हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। सच, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सच हार नहीं सकता, सच को परेशान किया जा सकता है, सच को, लेकिन सच अपने मार्ग से विचलित आप करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन अंततः सच की ही जीत होगी, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई है। हर मजे की बात ये देखो, जिस भी मंत्री के पास जाते हैं मंत्री एक्सेप्ट करता है कि ये बात सही है, आपकी जेन्युइन है आपका मामला। जिस सांसद के पास जाते हैं वो भी एग्री करता है, सरकार के मिनिस्टर भी एग्री करते हैं। लेकिन बात ये समझ में आती है कि अटैम्प्ट देने में क्या परेशानी है। पॉलिसी मैटर बताते हैं, लेकिन पॉलिसी मैटर तो भैया आप ये बताइए, जो पॉलिटिशियन होते हैं पॉलिसी मैटर में वो निर्णय लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि स्टूडेंट के पक्ष में जो है एक लीनियंट जो है डिसीजन सरकार ले। तो पॉलिसी मैटर सरकार मतलब नहीं चेंज करेगी तो क्या मतलब कौन लोग आगे चेंज करेंगे? तो हम जो ये छात्रों का मूवमेंट है, और फिर आप ये देख रहे होंगे हर स्टेट में जगह जगह परीक्षा होती है। पहले तो होम मतलब नोटिफिकेशन निकलने में देरी होती है, फिर एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आता, फिर परीक्षा कोर्ट में जाती है। ये एक प्रकार से भारत की जो ये कहते हैं कि हमारा देश जवान देश है, हमारा देश मतलब युवाओं का देश है। तो एक प्रकार से युवाओं की क्षमताओं का ये जो है बहुत ही गलत वे में जा रहा है। मतलब जो भारतीय युवा भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते थे, उन्हें एग्जाम के नाम पर लगातार जो है एक प्रकार से शोषण किया जा रहा है छात्रों का। और विभिन्न जो आप देख रहे हो कि राजस्थान पीसीआर देख लो, कहीं भी पीसीआर देख लो, हर जगह एसएससी देख लो, भ्रष्टाचार इसमें मतलब बिल्कुल मुद्दा बना हुआ है। हर राजनीतिक और मतलब राजनेता अधिकारी गठजोड़ और भी कई सारे जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। भ्रष्टाचार बच्चे जो है वो अपने अटेम्प्ट की भ्रष्टाचार को मतलब भ्रष्टाचार उनके अटेम्प्ट की बलि ले रहा है। आज बच्चा तैयारी करता है, 3 साल तैयारी करता है, 2 साल तैयार करता है, उसके बाद सारी प्रक्रिया भ्रष्टाचार में फंस जाती है, भर्ती कोर्ट में चली जाती है। तो ऐसे में जो छात्र है, भारत की जो युवा शक्ति है वो बर्बाद हो रही है। सरकार ने अगर ये नहीं सोचा तो ये इस टाइप का जो देशव्यापी पूरा ऐसा मूवमेंट बनेगा, सरकारों को सोचना पड़ेगा। और सरकारें जनता की सेवा के लिए होती हैं, जनता को शासित करने के लिए नहीं होती हैं। यानी कि सरकार
जनता हम लोग इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे अधिकारों की रक्षा करे, ना कि हमारे साथ अन्याय करे। तो हमारी सरकार से यही उम्मीद है और यही आशा है कि हमारे कष्ट को, अब ये 2 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, एक गुजरात से आए हैं, एक छत्तीसगढ़ से आए हैं। उस छत्तीसगढ़ से जहाँ पर आपके पास सरकार भी काफ़ी फोकस कर रही है, आपके पास नक्सल की समस्या वहाँ पे इस समय है, और ये गुजरात से खुद मोदी जी के स्टेट से ये आए हैं और आकर यहाँ भूख हड़ताल करने। मोदी जी सोचो, आपके स्टेट के भी लोग यहाँ पर आके भूखे जो है मरने के लिए तैयार हैं। और मैं यूपी से आया हूँ। योगी जी, मोदी जी, मतलब आप कहते हो कि हमें सुनना है तो सुनिए आप जनता की आवाज़ को। और जनता जनार्दन होती है, अगर जनता आपको बैठा सकती है तो जनता आपको उतार भी सकती है। और जब जब छात्र बोला है तब तब सत्ता का सिंहासन डोला है, ये भी ध्यान कर लेना। ये क्या है, इतिहास को उठा के देख लो, जेपी मूवमेंट हो या किसी प्रकार का मूवमेंट हो। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जब जंतर मंतर पे आपको प्रोटेस्ट हुआ था तो कांग्रेस की नेता जो थी अलका लांबा जी वो भी आई थी। आप लोगों ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी से भी मिलने की कोशिश की थी, तो वो कहीं ना कहीं वो सब नाकामयाब दिखाई दे रहा है। उसमें उस मामले में कुछ हुआ था या नहीं? मैंने बताया नहीं कि विपक्ष के नेता ही नहीं, सरकार के मंत्री तक एग्री करते हैं कि आपकी डिमांड ठीक है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो बड़े मोदी जी और अमित शाह जी, यानी कि आपका जो डीओपीटी मिनिस्टर खुद कहते हैं कि भाई हमारे हाथ में मामला नहीं तो हाथ में किसके मामला है। तो हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी, हमने आपको, मैं खुद भी जो है जब चुनाव हुए तो बीजेपी को काफ़ी सपोर्ट किया, अपने गांव से भी बीजेपी को काफ़ी सपोर्ट कराया। तो मोदी जी, हम वो लोग नहीं हैं कि आपके खिलाफ है, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम तो जो आपकी नीतियां हैं, यूपीएससी की नीतियां, उसके खिलाफ हैं कि पारदर्शिता लानी चाहिए। आप बताइए, एग्जाम होता है, आंसर की नहीं आती, बच्चा आंसर की के चक्कर में अपना और आधा टाइम खराब कर देता है, और मतलब कॉपी चेक करने का बच्चे के पास ऑप्शन ही नहीं है किसी प्रकार का कि बच्चा अपनी कॉपी देख भी नहीं सकता। बच्चा 5 साल 3 साल मेहनत करता है और मेंस में उसे कॉपी देखने का भी अधिकार नहीं है। आप ये बताइए, अटेम्प्ट 6 दिए जाते हैं, एक नेता 90-100 साल तक कई बार विधायक बन सकता है, कोई मतलब किसी प्रकार की जो है बाउंडेशन नहीं है विधायक बनने के लिए और एमपी बनने के लिए। लेकिन छात्र जो है वो 6 साल ही, उसके जनरल वाले के 6 साल अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट, उसके बाद अटेम्प्ट वो मतलब वो पढ़ने लायक स्थिति में नहीं रहता। और एक बुजुर्ग जो है 90-100 साल के लोग भी एमपी बनकर देश को आगे ले जा सकते हैं। तो जी आपके पास मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने अभी ये ठान लिया है कि जब तक गवर्नमेंट आपकी नहीं सुनेगी तब तक आप यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे भूख हड़ताल से। इसमें आपके कई साथी भी शामिल हैं जो पीछे की साइड बैठे हैं, क्या ये लोग भी आपके साथ हैं या फिर अपने आप आए हैं? हमारे साथ ये वहाँ पे भी प्रोटेस्ट में थे, यहाँ पे भी थे, हम लोग साथी में और भी लोग आते जा रहे हैं, और भी लोग आते जा रहे हैं, और भी लोग आएंगे कल, जैसे जैसे पता चल रहा है और भी लोग आ रहे हैं। आप और क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो निश्चय हमने करा है वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय है। हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं सुनी जाती हैं। हम सिंगल माइंड लेकर अभी मैदान में कूदे हैं। अब हमारा जो लक्ष्य है उसको पाकर ही यहाँ से उठेंगे। दोस्तों, मुखर्जी नगर किताबी रंग बिरंगी दुनिया है और यहाँ पे लाखों जो छात्राएं अपना सपना लेकर के आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज़ें देख करके यहाँ पीछे की साइड अगर आप देखेंगे तो कुछ छात्र और बैठे हैं। मैं उनसे ही बात करने वाला हूँ कि आखिर आपका नाम, मैं आपसे पहले ही मिला हूँ, आज आप फिर रात में यहाँ पे मिल गए हैं और ये कहीं ना कहीं भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं छात्र। आप फिर से शामिल क्यों हुए हैं? फिर से शामिल इसलिए हुए क्योंकि जो हमारे इश्यूज थे वो सोल्व नहीं हुए ना, इसलिए। आपके इशू तो बहुत पहले से हैं, कई बार प्रोटेक्ट होता जा रहा है, लेकिन जो आपकी मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। ये कभी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोग सुनने को ही तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। हाँ, सुनने को तो तैयार नहीं है क्योंकि हमने पहले हंगर स्ट्राइक भी कर ली जंतर मंतर पे और सारे मिनिस्टर से भी मिल चुके हम लोग। जितेंद्र सिंह के घर पे भी जा चुके, होम मिनिस्टर के घर पे भी जा चुके, जहाँ मतलब डिटेन कर दिया गया था बच्चों को। और राहुल गांधी सर तो वो तो खैर अपोजिशन में, उनके तो हाथ में क्या ट्वीट तो उन्होंने किया है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन सुनने को तैयार है नहीं है, इसलिए हम किसी डिमांड को करने से तो छोड़ नहीं सकते कि करो ही मत, क्योंकि वो सुन नहीं रहे। डेमोक्रेसी में राइट है कि हम उनकी अपनी डिमांड को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि उनको सुना सकें। लेकिन वहाँ पे जंतर मंतर पे जो अलका लांबा जी हैं कांग्रेस की नेता, वो तो आई थी, कुछ नहीं हुआ क्या? क्या कहते हैं? अलका लांबा ही कांग्रेस की नेता, वो तो एमएलए हैं, उसके अलावा एमपी भी आए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी आए हैं। अधीर रंजन चौधरी जी हंगर स्ट्राइक को ब्रेक करवाने के लिए आए थे। अब्दुल खलीक सर ने हमारा इशू उठाया था पार्लियामेंट में। ऐसे और भी अदर फौजिया मैम है और भी अदर जो मिनिस्टर हैं उन्होंने उठाया था। वो
उन्होंने बच्चों से मतलब मिलने की कोशिश भी की थी, लेटर भी लिखे हैं पीएमओ को, जितेंद्र सिंह को, सभी को लिखे हैं, लेकिन अभी तक कोई मतलब सेटिस्फैक्ट्री आंसर अभी हमें नहीं मिला है। कई बार आप जंतर मंतर पे कर चुके हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ असर नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है दोस्तों, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, चाहे वो एसएससी एस्पिरेंट हो, चाहे वो इलाहाबाद में हो, दिल्ली में हो, जंतर मंतर पे हो, कहीं ना कहीं देशों में देख रहा हूँ शायद 1-2 दिन ही ऐसा जाता है कि जिस दिन प्रोटेस्ट ना होता हो। हर जगह प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट होता जा रहा है, लेकिन जो जनता की मांगे हैं, छात्रों की मांगे हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं मानी जा रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप क्यों शामिल हो रहे हैं इस प्रोटेस्ट में? आप हर बार ही शामिल रहते हैं। जी, हम 1 साल से ज़्यादा हुआ, जो भी कोविड से 2 साल हमारा ख़राब हुआ है, उसके लिए हम 2 कॉम्पेंसेटरी आइटम मांग रहे हैं, बट आज तक सरकार की तरफ से हमें कुछ भी कंक्लूजन नहीं मिला। यही रास्ता आपने क्यों अपनाया जो आपके साथी हैं यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं? एक्चुअली हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लीनियंट व्यू लिया जाए, बट आज तक सरकार की तरफ से कुछ भी हमें आंसर नहीं मिला, ना बोले ना हाँ बोले। तो जब तक हमें अटेम्प्ट नहीं मिलता, हमारा जो राइट है वो नहीं मिलता, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। तो पहले तो हम जंतर मंतर प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं, तो जब कुछ भी नहीं निकला तो हमें भूख हड़ताल पे है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारा इशू है ना, सिर्फ यूपीएससी तक ही सीमित नहीं है कि यूपीएससी वालों को ही 2 कंपलसरी अटेम्प्ट चाहिए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जामिनेशन है, लाइक एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, आईबीपीएस हो गया, या फिर आर्मी वाला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के अंदर ही आता है, तो इन सब को कोरोना में क्षति हुई है और इसकी कंपनसेशन किया जाए। दूसरी है पारदर्शिता की डिमांड, क्योंकि हर एग्जाम के अपने अलग इशू है पारदर्शिता के। यूपीएससी के अलग हैं, एसएससी के अलग हैं, आर्मी वालों के अलग हैं, और भर्तियाँ समय पर नहीं निकलती हैं तो फिर उसमें पहले से ही सेटिंग हो जाती है। सब जिनके पास पैसा है, एक होता है ना कि करप्शन का लेवल भी अब पैसे वालों के बस की बात रहेगी। पहले कुछ पैसे देकर सिलेक्शन हो जाता था, अब करोड़ों या 35-40 लाख है। तो लेकिन सरकार तो कहती है कुछ भी नहीं होता, ईमानदारी से होता है सब। क्यों? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को आप देख लो कि आपकी रैंक पहले क्या थी, अब कहाँ क्या है, उसे पता चल जाएगा। और दूसरी बात, आप जितने भी एग्जाम्स, आप तो रिपोर्टर हो, जितने भी एग्जाम्स देख लो। अभी हरियाणा में एसएस हुआ, उसको 1 करोड़ रुपए उसके ऑफिस में ही मिले हैं। एसएससी के देख लो कैसे मतलब करप्शन हो जाता है, उसमें पीछे भी इशू रहा था। तो गवर्नमेंट के कहने से क्या हो जाएगा? क्यों कोई कहेगा कि ना मेरे अंदर गलतियां हैं, वो तो हम बताएंगे ना गलतियां हैं। आप लोग ये क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में क्यों नहीं जाते? वहाँ पे आपको शायद जल्दी नौकरी मिल जाए, ये प्रोटेक्ट करने से अच्छा होगा। एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में, मतलब कौन से क्षेत्र बताओ आप? यूपीएससी का छोड़ दो, टीचिंग का कर लो जाके, वहाँ पे तो शायद ऐसा कह रही है गवर्नमेंट की वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। लेकिन देखा जाए तो इलाहाबाद में बहुत सारे शिक्षक जो है बैठे हुए हैं। क्या हमारे पीएम सर अगर अगली बार नहीं जीते तो क्या फिर वो कलर की नौकरी कर लेंगे कहीं पर, या कोई मतलब कार्यकर्ता की नौकरी करेंगे? मतलब उसको छोड़कर वो एक तरह का मतलब सोशल सर्विस मान लो पीएम हो, तो क्या उस पर जाएंगे? उनको लगता है कि वो पीएम बन के ज़्यादा अच्छे से सर्व कर सकते हैं। तो हमें भी लगता है कि हम यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके एक बड़े लेवल पे मतलब हम सर्व कर सकते हैं, तो हम क्यों छोटे लेवल पर जाएं? सब अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपना करियर चुनते हैं ना, और सब उसमें परफेक्ट होना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई करियर छोटा बड़ा है, लेकिन सब चीज़ का एक मतलब हैंडल करने का जो तरीका है कि वो कितने एक इंसान तक अपनी जो वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है उसको एक इंसान तक पहुंचा सकता है या हज़ारों इंसान तक पहुंचा सकता है। जब आप हज़ारों इंसान का भला कर सकते हो तो आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो सब अपनी कैपेसिटी के अनुसार चलिए। मैं देखता हूँ यहाँ पे लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब मैं देखता हूँ तो 1-2 ही लड़कियाँ नज़र आती हैं। जो लड़कियाँ नहीं आ रही हैं और कहीं ना कहीं देख रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला तो मैं यही कहना चाहूँ कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, वो ऑनलाइन और अपने शब्दों में मत दिखाइए, उसको एक्शन में लाइए, तभी रियल में वुमेन एम्पावरमेंट होगा। दूसरा, लड़कियाँ क्यों नहीं आ रही हैं, ये भी हमारी सोसाइटी और हमारी गवर्नमेंट दोनों का फॉल्ट है कि हम वो सेफ्टी उनको क्यों नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो चाहे मतलब गवर्नमेंट हो, क्योंकि दोनों मिलकर ही एक सेफ्टी देती है ना लड़की को कि उसको बाहर निकलना है। अब हम लोग बैठे हैं, लेकिन हर लड़की रात में यहाँ रुकने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि उसके सेफ्टी इशू है। उसको मतलब एक तरह से परवरिश ऐसी की जाती है, और दूसरी सरकार ऐसा माहौल नहीं दे रही है कि मतलब उसको वो एक सेफ फील करे, तो दोनों की गलती है। आप बताइए, ये तो दिल्ली सरकार है, आप सेफ हैं या नहीं यहाँ पे बैठी हैं? हमारे लिए तो सेफ लगा है, बट बाकी लड़कियों को मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ग्राउंड पे उतरिए। अगर आपका हक चाहिए तो आपको आना ही पड़ेगा। जब आप अपने हक के लिए लड़ेंगे तो सेफ्टी हो या सरकार हो, खुद ब खुद अपने तक आना ही पड़ेगा। आप बताइए, आपका नाम क्या है? आपसे मैं पहले मिला हूँ, कई बार बात हुई है जंतर मंतर में, आज फिर यहाँ पे आप बैठे हुए मिलते हैं। आखिर आपके साथियों ने अभी ये रास्ता अपना लिया है, वो हड़ताल पर बैठे हैं, आप फिर शामिल हुए हैं, क्या उम्मीद के साथ यहाँ पे बैठे हैं? बात यही है कि हम 1-1.5 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग हारते हैं फिर जीतते हैं, फिर उम्मीद बनती है। तो ये जो संघर्ष है ये जारी रहेगी जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती है। हमारी ये जो कोशिश है, ये तो हम अपने तरफ से हम कोशिश कर सकते हैं,
संज्ञान गवर्नमेंट को लेना है, एक मानवीय मुद्दा है। मेरी जो स्टोरी है उसे शायद बहुत लोग वाकिफ होंगे। यूपीएससी एग्ज़ाम 2020 से 1 महीने पहले मैं अपने पिता को खो देता हूँ। तो ये बस मेरी स्टोरी नहीं है, बहुत सारे गौरव की स्टोरी हो सकती है। और इस स्थिति में भी जाके एक एक्सपीरियंस एग्ज़ाम देता है और तैयारी नहीं अच्छी होने की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं होता और वो लास्ट अटैम्प्ट होता है। तो बात ये पहले अटैम्प्ट वालों का हो या छठी अटैम्प्ट वालों का हो या कोई भी अटैम्प्ट अक्रॉस ऑल द अटैम्प्ट, तो साल ये तो 2 साल खराब हुए हैं ना कोविड की वजह से। कोविड में क्या क्या विभीषिका हुई ये किसी से छिपा नहीं है। आपको अपने लाइफ के लिए सोचना था। एक एस्पिरेंट कैसे ध्यान दे सकता है कि वो एग्ज़ाम की तैयारी करे। कंट्री इस दौर से गुजर रही थी, इतने सारे सख्त गवर्नमेंट ने पाबंदियां लगा रखी थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, स्टूडेंट्स को इतनी परेशानी हुई। तो गवर्नमेंट को इस बात से ध्यान तो देना चाहिए ना। आपने हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ तो किया ना, कोविड रिलीफ दिया, स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ नहीं सोचते हैं। मतलब स्टूडेंट्स आप के यूथ, आप कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं आप, और इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदलना चाहते हैं। तो हमने इतने साल इन्वेस्ट किए हैं इस एग्ज़ाम में, हमने इस ड्रीम में इन्वेस्ट किया है, तो एक मौका तो हमको मिलना चाहिए। एक मानवीय मुद्दा है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हम लोगों के लिए एक बार। तो हमारी तो अपील है गवर्नमेंट से कि हमको एक अटेम्प्ट दे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। हर फोरम पे हमने आवाज़ उठाया है। कौन सा ऐसा गलियारा है जहां हम नहीं गए होंगे? सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर एमपी के घर तक, हर जगह, हर दरवाज़ा हमने खटखटाया है, बट हमें निराशा ही हाथ लगी है। तो अंततः हार के हम आज यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है। तो आज ये इतने सारे लोग हैं, बट काफ़ी लोग जुड़ेंगे, जुटते ही जाएंगे। सरकार को तो झुकना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम जो है ना मुखर्जी नगर में मौजूद थे और ये है बत्रा सिनेमा, यहीं पे मौजूद थे। अब मुझे देखना ये है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इनके प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूँ, तो प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट होता जा रहा है, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, लेकिन आखिर इनकी आवाज़ कब सुनेंगे? इन लोगों की जो मांगे हैं वो सरकार कब मानेगी? रात में भी मैं यहीं रहूँगा और दिखाऊँगा ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कब तक बैठे हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अब इसको आप